हेलो दोस्तों, यूपी टेट 2026 के ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज का आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले आपको 3 पार्ट तक हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां पर आप इसको देख सकते हैं और उसमें आपके यूपी टेट में आने वाले सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, जो कि आपका आने वाले यूपी टेट एग्जाम्स में ईवीएस से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे और आप उसको आसानी से सॉल्व करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। तो चलिए हम आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, भारत में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित होने वाला पहला स्थान कौन सा था? ऑप्शन आपका है नल्लूर इमली उपवन, दूसरा है माजुली असम, तीसरा अमरकंटक मध्य प्रदेश, चौथा है चिल्का झील ओडिशा। ठीक, तो इसमें आपको याद रखना है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित होने वाला पहला स्थल कौन सा था। ये आपके एग्जाम्स में कई बार आया है, इसको आपको याद रखना है। तो नेल्लूर इमली उपवन, ठीक है, आपका कर्नाटका में स्थित है। ये आपका क्या था, जैव विविधता विरासत स्थल होने वाला पहला स्थान था। ठीक है, अगर इसमें आप देखेंगे कब इसको घोषित किया गया था, 2007, आपको याद रखना है 2007 में इसको घोषित किया गया था। ये कर्नाटका के बेंगलुरु में है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इमली का पेड़ या इमली का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका आप चित्र भी देख सकते हैं कि इंडिया का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सा आपका होगा, नेल्लूर होगा। ठीक है, जो कि कर्नाटका में स्थित होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन आपका है पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? याद रखना है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में ही आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित होता है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट अगर हम जानें ओडिशा से, तो याद रखिएगा ओडिशा में ही आपका चिल्का झील अभ्यारण्य पाया जाता है। साथ ही साथ जगन्नाथ का रथ यात्रा मेला कहाँ पर होता है? तो आपको ओडिशा में ही होता है। ठीक है, आपको और याद रखना कि नंदन कानन चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो ओडिशा में ही यह स्थित है। साथ ही साथ एक बहुत फेमस क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा में है। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? आपको ये बात याद रखना है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन आपका है नंदा देवी, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन। ठीक, यानी भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व अगर पूछा गया है तो आपको ऑप्शन चूज करना है नीलगिरी का। ठीक है, तो जो नीलगिरी होगा वो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व होगा। इससे रिलेटेड हम और बातें जाने तो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1986 में। यह तमिलनाडु के, केरल और कर्नाटका में फैला है और वर्तमान समय में भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं या फिर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम या चित्र भी दिखाया गया है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया एस्टेब्लिश इन 1986। आपको ये जो ईयर है याद रखना है, क्योंकि ईयर कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपका है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, बी है मेधा पाटेकर, सी सलीम अली और डी कैलाश सांखला। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा डॉक्टर सलीम अली को ही हम लोग बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉक्टर सलीम अली हैं, जिनको हम लोग बर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इनका जो जन्म है 12 नवंबर 1896 में हुआ था और इनकी डेथ 20 जून 1987 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर सलीम अली का नाम, इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बर्ड्स पर बहुत ज़्यादा स्टडी किया था। अच्छा, बर्ड्स की स्टडी को हम लोग कौन से ब्रांच ऑफ साइंस में याद रखते हैं? तो आपको याद रखना है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी जो होता है ब्रांच ऑफ साइंस होता है जिसमें हम लोग बर्ड्स की स्टडी को करते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि कश्मीरी हिरण जिसे हैंगुल कहा जाता है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद रखना कश्मीरी हिरण, ठीक है, हैंगुल कहाँ पर होगा? तो कौन सा नेशनल पार्क आपका कश्मीर में होगा, उसी से रिलेटेड आपको याद रखना है। तो आपका ऑप्शन है हेमिस नेशनल पार्क, दाशीगाम नेशनल पार्क,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दाचीगाम नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपका कश्मीर में स्थित है और इसी कश्मीर में क्या होता है आपका ये हिरण पाया जाता है, हैंगुल हिरण पाया जाता है, ठीक है। ये आपका हैंगुल हिरण दिखाई दे रहा होगा और यही हैंगुल हिरण जो है जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है, ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। और IUCN द्वारा इसे पिंक डेटा सूची में शामिल किया गया है इस हैंगुल हिरण को, ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ऑप्शन आपका 1972, 1970, 1980 और 1986 में। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा 1972 में, ठीक है। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था, ठीक। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि इस अधिनियम का मुख्य बिंदु क्या है। तो आपको याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो वन्य जीवों का संरक्षण करना, भारत में वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों का रक्षा करना और अवैध शिकार और व्यापार पर रोक लगाना, ठीक है। इसका प्रमुख प्रावधान क्या किया गया है। तो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य घोषित करना, शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, वन्य जीव अपराधों के लिए कठोर दंड देना इसके प्रमुख प्रावधान हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसी अधिनियम के तहत टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया गया था जो बाघों के संरक्षण हेतु है और जिसको 1973 में प्रारंभ किया गया था, ठीक। अच्छा, इसी अधिनियम की कुछ अनुसूचियां भी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो अनुसूची फर्स्ट है सर्वोच्च संरक्षण के बारे में बात करता है, अनुसूची सेकंड है उच्च संरक्षण के बारे में, थर्ड एंड फोर्थ है संरक्षित के बारे में और फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या आ जाएंगे, हानिकारक जीव और संरक्षित पौधों के बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन आपका है काजीरंगा, ठीक है, केबल लेमजाओ, दाचीगांव और पेरियार। तो आपको याद रखना जो केबल लेमजाओ है ये आपका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है, ठीक है। और इसी झील पर या फिर बोले इसी आपके जो पार्क है, नेशनल पार्क है आपका, इसी में फुमदी नामक तैरती हुई वनस्पति पाया जाता है जो कि इसके लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ आपको याद रखना संघाई हिरण भी यहीं पाया जाता है जो कि मणिपुर का राजकीय पशु है, ठीक है। और इसे 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछा है। ऑप्शन देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पर याद रखना है इन सीटू और एक्स सीटू दो होते हैं। तो इन सीटू का मतलब क्या होता है, जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान पर, प्राकृतिक वास स्थान पर ही अगर उसका हम लोग संरक्षण करते हैं तो उस प्रकार के संरक्षण को इन सीटू संरक्षण करते हैं, ठीक है। और इसका उलट दूसरा हो जाएगा एक्स सीटू संरक्षण। वहां पर क्या होगा, जब हम किसी भी जीव को उसके नेचुरल हैबिटाट यानी कि उसके प्राकृतिक निवास से निकाल कर किसी दूसरे प्लेस पर ले जाकर अगर उसका हम लोग संरक्षण करते हैं तो उसको हम लोग एक्स सीटू संरक्षण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा इन सीटू कौन सा नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान तो है आपका, वन्य जीव अभ्यारण्य भी होगा और बायोस्फीयर रिजर्व भी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वनस्पति उद्यान या बोटेनिकल गार्डन जो होगा वो आपका एक्स सीटू का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब कि प्रोटेक्टिंग स्पेसीज इन देयर नेचुरल हैबिटाट, जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आपके ये आ जाएंगे। और एक्स सीटू इसके उलट हो जाएगा कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकाल कर किसी दूसरे आवास में ले जाकर संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो एक्स सीटू हो जाएगा, जिसमें आपके जितने भी चिड़ियाघर होते हैं, जितने बोटेनिकल गार्डन होते हैं, ये सब क्या हो जाए आपके एक्स सीटू कंजर्वेशन के उदाहरण में आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेड डेटा बुक जो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची रखती है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस क्लास में बहुत सारी चीज़ें बताई है। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे तो आपको इसका आंसर बहुत आसानी से पता होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा IUCN, ठीक है। IUCN जो होता है रेड डेटा बुक को जारी करता है। और IUCN का फुल फॉर्म की बात करें तो याद रखना आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या नेचुरल रिसोर्सेज आपका दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है, ठीक है।
वन्य जीवों का सामान्य संरक्षण 1963 में हुआ किया गया था, जिसमें आपका रेड डेटा सूची से क्या मतलब होता है, इसको याद रखना है। रेड डेटा सूची का मतलब होता है विलुप्त प्राय प्राणियों की संरक्षण प्रदान करने के लिए वहां पर उसको लिस्ट में डाला जाता है। और इसी के साथ साथ पिंक डेटा सूची में क्या होता है, जितने भी आक्रामक संकटापन्न जीव होते हैं उनको उस लिस्ट में उसको लिखते हैं या फिर उसके डिटेल वहां पर डालते हैं। और ग्रीन डेटा सूची में क्या होता है, जितने सामान्य जीव होते हैं उनको उस लिस्ट में हम लोग डालते हैं। तो इस प्रकार से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के किस क्षेत्र को जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। ऑप्शन आपका है थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा का मैदान। तो आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा पश्चिमी घाट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, तो ऐसा प्लेस या ऐसा एरिया जहां पर जैव विविधता ज्यादा पाया जाता है उसी को हम लोग हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ भारत में 3 और होते हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा इस हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी थी, तो 1988 में डॉक्टर नॉर्मन मायर जो कि ब्रिटेन के थे, इन्होंने ही इसकी संकल्पना, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्थानिक प्रजातियों का संरक्षण होता है। जितने भी प्रजातियां पाई जाती है, जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको वहां पर संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब विश्व में कितने हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, 36। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विश्व में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी होती है, 36 होती है। अब भारत में कितनी होती है, तो आपको याद रखना 4। ठीक है, भारत में हॉटस्पॉटों की संख्या कितनी है, 4 होती है। पहला आपका है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है इंडो वर्मा और चौथा है सुंडालैंड। ठीक है, अगर यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, आपको यहाँ मैप के माध्यम से बताया गया है, तो आपका जो पश्चिमी घाट हो गया पहला, दूसरा आपका हिमालय वाला एरिया हो गया। ठीक है, तीसरा आप देखेंगे जो इंडो वर्मा वाला एरिया हो गया और चौथा आपका सुंडालैंड वाला। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है कि 4 पाए जाते हैं भारत में जो कि जैव विविधता के हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, पश्चिमी घाट याद रखना, पहला पश्चिमी घाट, दूसरा आपका पूर्वी हिमालय वाला हिस्सा, तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, इंडो बर्मा वाला हिस्सा और चौथा आपका सुंडालैंड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका माही नदी, बेतवा नदी, रिहन नदी, नर्मदा नदी। तो याद रखना आपका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका नर्मदा नदी पर स्थित होगा। इससे रिलेटेड कुछ और बातें आपको बताते हैं कि जो सरदार सरोवर बांध है, ठीक है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। यह बांध मुख्यतः गुजरात में स्थित है। इससे जुड़ा प्रसिद्ध आंदोलन आपको याद रखना है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था। और इस आंदोलन से दो जो प्रमुख नाम है आपको याद रखना है, एक मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। इनके नाम अक्सर आपसे पूछे जाते हैं कि ये किस आंदोलन से जुड़े हैं, तो आपको याद रखना है नर्मदा बचाओ अभियान या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और बातें अगर मैं आपको बताऊं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने से प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि आपके एग्जाम्स में इनसे कोई भी पार्ट, कोई भी बिंदु से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सारे बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बांध का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, आप बांध के चित्र को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि अटल टनल भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा। तो आपको याद रखना है अटल टनल जो है भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और बातों को जाने तो अटल टनल भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह टनल रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है और इसकी लंबाई आपको याद रखना 9.02 किलोमीटर है और यह दुनिया का सबसे लंबी हाईवे टनलों में से एक है जो अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इसका उद्घाटन आपका 3 अक्टूबर 2020 को किया गया था और यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इससे पहले इसका नाम क्या था, रोहतांग टनल था, जो बाद में अटल टनल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखने का, यहाँ पर आपका चित्र दिखाया गया अटल टनल का। ठीक है, जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी होती है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के बीच अवस्थित है। ब्रिटेन तथा फ्रांस, यूरोप तथा अफ्रीका,
भारत तथा श्रीलंका, अमेरिका तथा रूस। तो आपको याद रखना पाक जल डमरू मध्य है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा भारत तथा श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत तथा श्रीलंका जो होता है उसके बीच में पाक जल डमरू मध्य या फिर पाक स्ट्रेट क्या होता है स्थित है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डायग्राम में भी देखेंगे ये भारत का हिस्सा है, ये आपका श्रीलंका का हिस्सा है और इसके बीच में क्या है हमारा पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है, यह जलडमरू मध्य तमिलनाडु के तट के श्रीलंका से अलग करता है और इसके पास ही राम सेतु या आदम ब्रिज स्थित है। ठीक है, और इसके इतने बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, इससे रिलेटेड में कुछ और, इसके अलावा मैं कुछ और बातें बताऊं तो अमेरिका और रूस के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य होगा। यूरोप और अफ्रीका के बीच कौन सा है, तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है। भारत और श्रीलंका के बीच तो पाक जलडमरू मध्य है। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं कि रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगला अंक पिछले अंक से कितना गुना अधिक तीव्रता दर्शाता है। ठीक है, अच्छा याद रखना जो रिक्टर स्केल होता है किस चीज़ को मेजर करता है, तो ये आपके भूकंप यानी अर्थक्वेक को आपको मेजर करता है। ठीक है, भूकंप को मेजर करने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल बोलते हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर पूछा है कि जो पिछला अंक अगले अंक से कितना गुना अधिक होता है, कितना अधिक तीव्रता दर्शाता है, तो याद रखिएगा सी वाला ऑप्शन 10 गुना आपका यहाँ पर अधिक तीव्रता दर्शाता है। ठीक है, अगर इसका थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देखें तो याद रखिएगा रिक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है और भूकंप के तरंगों को मापने वाला यंत्र जो होता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगला अंक पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता दर्शाता है और 6 तीव्रता वाला भूकंप 5 तीव्रता वाले भूकंप से 10 गुना अधिक होता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि नासिक में किस नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन आपका है गंगा नदी, क्षिप्रा नदी, यमुना नदी और गोदावरी नदी। तो आपको याद रखना नासिक में जो आपका कुंभ मेला होता है आपके गोदावरी नदी के तट पर आयोजित होता है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि नासिक में कुंभ मेले में का आयोजन जो होता है गोदावरी नदी के तट पर किया जाता है और नासिक महाराष्ट्र राज्य में स्थित, आपको पता ही होगा। अन्य कुंभ मेले कहाँ पर होते हैं, तो एक आपका हरिद्वार में होता है जो गंगा नदी के तट पर है, दूसरा आपका प्रयागराज है जो कि गंगा यमुना और सरस्वती संगम के तट पर है और तीसरा आपका क्षिप्रा नदी उज्जैन के तट पर है। ठीक है, तो आपको इन बातों को भी याद रखना है। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो में हम और ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ज़्यादा यूपी टेट के PYQ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको इन सारे वीडियोस को ध्यान से देखना है, इसके एक्सप्लेनेशन को सुनना है, जिससे आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन करेक्ट हो सके और आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो हमारे वीडियो को आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।